अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नवीद राजा बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन कबल एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ईओबीआई के हवाले से एक फ़ैसला डिफरेंट सोशल मीडिया फोरम्स पे और दोस्तों के साथ शेयर किया, तो जिसके अगेंस्ट काफ़ी उस पर क्वेरीज़ भी आईं कि जी इस फ़ैसले की तफसीलात से आगाह करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला वो दो पैरों पे मुश्तमिल है और वो उसकी लैंग्वेज जो है वो इजीली इस तरह रीडेबल नहीं है। और वैसे भी जो कापी उसकी शेयर हुई थी वो भी थोड़ी मध्यम थी। तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। जितनी भी क्वेरीज आई हैं दोस्तों की, एक तो उनका जवाब मिल जाएगा। नंबर टू, मैंने चूँकि ये कॉपी मध्यम थी तो इसकी एक बेटर कॉपी, हमारी ये अदालती टर्म में एक टर्म यूज़ होती है कि ओरिजिनल फ़ैसला अपनी जगह कायम रहता है लेकिन उसको देख के हम टाइप कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने एक बेटर कॉपी भी तैयार की है। मैं कोशिश करूँगा इस जब ये बात चल रही हो तो वो बेटर कॉपी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो जाए, ताकि उसका कंटेंट जो लोग रीड करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसको कर लें। तो अभी आते हैं जी कि इशू था क्या और ये चला कैसे और इसका नतीजा क्या निकला। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहम्मद अशरफ साहब टेक्सला से कि उन्होंने ये जजमेंट मेरे साथ शेयर की, और जिसको फिर बाद में मैंने उनके कहने पे ही डिफरेंट फोरम्स पे शेयर किया। तो एक अच्छी उसके ऊपर डिबेट चल पड़ी, सवालात शुरू हो गए। तो अभी सवालात के अंदर तफसील इसकी बताते हुए कि ये है क्या। इसमें ऐसे था कि कुछ यूबीआई के पास पेंशनर्स गए अपनी पेंशन लगवाने के लिए, जिसमें आफ्ताब अहमद और इस तरह ये काफ़ी एक लंबी लिस्ट है नामों की। तो यूबीआई ने उनके पेंशन केसेस को लमसम में इंटरटेन किया कि जी आपकी सर्विस 15 साल पूरी नहीं है। और उसका जवाज़ ये बनाया कि 2 अगस्त 2017 को यूबीआई का एक नोटिफिकेशन या सर्कुलर उसको कहें तो प्रॉपर, क्योंकि सर्कुलर का वर्ड यूज़ हुआ है, एक सर्कुलर आ चुका है जिसमें ये 5-7 साल कैटेगरी ख़त्म कर दी। अभी एक ही कैटेगरी है 15 साल। तो 15 साल सर्विस जिसकी होगी और उसका कंट्रीब्यूशन पेड होगा तो ईओबी पेंशन सिर्फ उसको मिलेगी। तो एक क्वेरी ये भी थी काफ़ी दोस्तों की कि ये कैटेगरीज थी क्या और इनके साथ बना क्या है, तो मैं वो जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बुनियादी तौर पर एक जो 5 साल कैटेगरी थी वो ये थी कि कोई फ़र्द जो है अगर उसकी उम्र 45 साल से ऊपर जा चुकी है और उसके बाद वो ईओबीआई में इंश्योर्ड होता है, तो ईओबीआई के कानून की सेक्शन 22 उसकी झेली सेक्शन 2 उसके तहत उसकी 5 साल कंट्रीब्यूशन पेड वाली सर्विस रिक्वायर्ड है, ताकि वो 60 साल पे जाके पेंशन ले ले। और इसी तरह अगर कोई फ़र्द जो है उसकी उम्र 40 से 45 साल के दरमियान है, तो वो कोई मुलाजमत ज्वाइन करता है और इंश्योर्ड हो जाता है उस वक़्त यूबीआई में, तो उसकी 7 साल की कंट्रीब्यूशन पेड वाली सर्विस रिक्वायर्ड है ताकि वो 60 साल पे जाके पेंशन ले ले। और एक जो नॉर्मल आम चलती है कैटेगरी के 18 साल से लेके 40 साल तक की उम्र में कोई फ़र्द जो है यूबीए में इंश्योर्ड हो जाता है, तो उसको 15 साल सर्विस दरकार है ताकि वो 60 साल की उम्र में जाके अपनी पेंशन ले सके। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जी उनको कम सर्विस पे और कुछ को ज़्यादा सर्विस पे मिलती है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये इम्तियाजी सलूक क्यों है। तो यूँ भी है कि जब फार्मूला में जाते हैं तो जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा मिलती है पेंशन। ये बेसिकली कम अज़ कम पेंशन के क्राइटेरियाज़ हैं। अगर किसी की देखें तो 18 साल में ज्वाइन करता है और 60 पे रिटायर होता है और इंश्योर्ड है सारी, उसकी सर्विस 42 साल बनती है, तो उसकी पेंशन जैसे आजकल 8500 रुपया बनती है कम अज़ कम, तो उसकी शायद अगर इदारा कंट्रीब्यूशन प्रॉपर या ज़्यादा पे कर रहा है तो उसके हिसाब से 12-13 हज़ार तक भी पेंशन बन सकती है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन की एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं मैं ले बता रहा, यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा। कई इदारे कोई 8 हज़ार रुपये कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कोई 13 पे दे रहा है, कोई 20 पे दे रहा है, तो यो भी उसकी मुनासबत से ही इसको कैलकुलेट करती है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं उसका ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। यूबीआई बुनियादी तौर पर प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन की वेलफेयर का इदारा है, ये एक रवायती सरकारी इदारा नहीं है।
लिहाजा ईओबीआई के मामलात को भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ताकि ईओबीआई जितना ताकतवर और मज़बूत और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही पेंशनर्स का फ़ायदा होगा, और उतना ही अभी जो लोग इंश्योर्ड और जिन्होंने फ्यूचर में पेंशन लेनी है उनको ईओबी अच्छी पेंशन दे सकेगा। तो ये ईओबीआई को कैसे स्ट्रेंथन करना है, उसकी कैसे उसकी ताकत बढ़ानी है, वो उसको हम एक किसी बाद में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें ये कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, उनको हाईलाइट करेंगे कि मैचिंग ग्रांट हुकूमत देती थी वो 1995 में बंद कर दी गई, 1986 से देना शुरू की गई थी। उसके अलावा ईओबी फेडरल लॉ है और इसके ऊपर पार्लियामेंट से कानून साजी रिक्वायर्ड है। कानून साजी कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, जैसे अभी कुछ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं उसमें ईओबीआई ने एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 2% करने की तजवीज़ दी हुई है, उस बिल में कम से कम तजवीज़ मौजूद है। तो वो उस पर एक सेपरेट करेंगे, बड़ी एक कुछ बड़ी अच्छी तरमीम है और कुछ के ऊपर एतराज़ात किए जा सकते हैं। अभी हम आते हैं दोबारा अपने पॉइंट पे कि ये जो 5, 7 और 15 साल कैटेगरी है इसके साथ हुआ गया। तो जो 2 अगस्त 2017 वाला नोटिफिकेशन था उस पे जब आफ्ताब अहमद और उनके दीगर साथियों को ईओबीआई ने पेंशन नहीं दी, लमसम वाली कैटेगरी में ट्रीट करने की कोशिश की, तो इन्होंने ईओबीआई के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और बोर्ड वो सारी वो रेमेडीज़ अवेल करते करते फाइनली इन लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सर्कुलर को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2017 वाले सर्कुलर के बारे में जजमेंट के अंदर लिख दिया, बड़ी अच्छी और तफसीली जजमेंट है कि ये जो सर्कुलर है ये इनकरेक्ट व्यू है सर्कुलर के अंदर उस शिक नंबर 22 का, और आगे लिखते हैं विच कुड नॉट बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द राइट्स ऑफ पटिशनर, के जो कानूनी हकूक़ हैं पटिशनर के वो इस सर्कुलर की वजह से, इसका यानी आसान मफहूम बता रहा हूँ मैं कि जो इनके राइट्स हैं वो इस सर्कुलर की वजह से उनको अपने हकूक़ से महरूम नहीं रखा जा सकता। हैंस द सेम इज़ हेयर बाय सेटिसाइड, ये इंपॉर्टेंट है जी, कि लिखा है कि लिहाजा जो भी वजूहात पीछे जजमेंट में दी हैं उन्होंने लिखा है कि लिहाजा सर्कुलर को कलअदम करार दिया जाता है। तो इसका नतीजा ये निकला कि 2/8/2017 वाला सर्कुलर अभी इन फील्ड नहीं है। अच्छा, उसके बाद ईओबीआई के पास नेचुरली एक रेमेडी अवेलेबल थी, इन्होंने कर दी जी इंट्रा कोर्ट अपील। इंट्रा कोर्ट अपील होता है 2 जज साहिबान हाई कोर्ट के सुनते हैं एक सिंगल जज साहिब के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो वो 8 नवंबर 2021 को इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई और 24 नवंबर 2020 का सिंगल बेंच वाला फ़ैसला उसको बहाल रखा गया। ईओबीआई के पास फिर एक रेमेडी अवेलेबल थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने की, उन्होंने अपनी आइनी कानूनी ऑप्शन को अवेल किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जजमेंट आ गई जी 29 मार्च 2022 को। उस जजमेंट में कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे अपील जो है उनकी डिसमिस की जाती है और जो आईसीए उनकी खारिज हुई हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दुरुस्त फ़ैसला था। तो लिहाजा अब अगर इन तफसीलात देखनी हो तो जो सिंगल बेंच का 24/11/2020 का फ़ैसला है वो इन फील्ड है। इसके बाद सवाल ये आता है कि जिन लोगों को लमसम ग्रांट्स मिल गई हैं वो क्या करें, ये काफ़ी सवालात थे। तो मैं जब ये बात कर रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा कि ये डिस्प्ले में आ जाएं कि ये अपने रीजनल डायरेक्टर को किस फॉर्मेट पे एप्लीकेशन दें, जो पेंशनर अलाइव हैं वो, और जो सर्वाइवर यानी जिन्होंने किसी इंश्योर्ड पर्सन के फोत होने पे उनके लवाकिन ने लमसम ग्रांट लिया है वो जो है किस फॉर्मेट पे एप्लीकेशन दें। फॉर्मेट आ गया सबके सामने, और इसमें एप्लीकेशन जो है ये थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या वहाँ पे डायरी करें। होपफुली ईओबीआई इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए पेंशन्स का फ़ैसला कर देगा, और मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक नया सर्कुलर जारी होगा 2017 वाले के सर्कुलर के अगेंस्ट के लोगों को रिलीफ दिया जाए और जजमेंट पर मनवान अमल किया जाए। यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है, मेरी ईओबीआई पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड इदारा है जो पेंशनर्स का, उसके चेयरमैन असफ़र शमीम साहब, उनसे इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई।
तो उन्होंने भी इस अज़म का इज़हार किया कि हम जो है लोगों को गाइड भी करेंगे, और जो लोग ईओबीआई से फिर इसके ऊपर कोई मसले मसाइल हुए तो उस मामले को प्रॉपर फोरम्स पे टेकअप भी करेंगे। तो उनकी ये बात कहना बड़ी हौसला अफजा है, क्योंकि जो पेंशनर्स अगर वॉच करते रहते हैं एक्टिविटीज़ को, तो असफ़र शमीम साहब, अलमदार रज़ा साहब, अब्दुल मतीन ख़ान साहब, काजी अब्दुल जब्बार साहब, और जैसे ये अशरफ साहब ने शेयर किया, तो ये हमारे वो सीनियर्स हैं। इनकी एफ़र्ट्स और फ़ीस बिल्ला सर्विसेज से तो मेरे ख़्याल से सब पेंशनर्स पाकिस्तान के जो यूबीए में रजिस्टर्ड हैं वो सब आगाह हैं, और ये बड़े विलिंग हैं कि ये लोगों को मज़ीद सहूलियात भी लेके दें, और मकसद यही है कि ईओबीआई भी परवान चढ़े और ईओबीआई से पेंशनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेके दिए जाएँ। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ का जिक्र करूँगा। एक क्वेरी आई कि जी सर्विस अगर 14.5 साल से ज़्यादा है, 15 साल से कम है, तो इस सूरत में आखिरी 15वें साल की कैलकुलेशन कैसे होगी। उसका हवाला है जी ईओबी कानून के अंदर ही। ईओबी एक्ट 1976 के बिल्कुल आखिर में एक शेड्यूल दिया गया, उसके अंदर पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला जी। उसके अंदर मैं लाइन रीड कर देता हूँ। लिखा है, अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और मोर ऑफ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट शैल बी ट्रीटेड एज 1 फुल ईयर। यानी 6 माह या उससे ज़्यादा की सर्विस को 1 साल कंसिडर किया जाएगा। तो इससे साबित हुआ कि 14 साल, 7 माह, 8 माह, 9 माह वाले की सर्विस 15 साल काउंट की जाएगी। ये वीडियो मैं अशरफ साहब जिन्होंने मेरे साथ ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट शेयर की थी उनके साथ, उसके बाद असफ़र शमीम साहब चेयरमैन एपवा, काजी अब्दुल जब्बार साहब प्रेसिडेंट एपवा, अब्दुल मतीन ख़ान साहब वाइस प्रेसिडेंट एपवा, अलमदार रज़ा साहब जनरल सेक्रेटरी एपवा, इनके साथ भी शेयर कर दूंगा। ये बताने का मकसद ये है कि अगर इनसे भी आपने कुछ क्वेश्चन करने हो और उसका जवाब आप चाह रहे हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उनको शेयर्ड होगी और वो देख के, तो अगर डायरेक्ट कोई क्वेरी हुई उनसे रब्ता करना चाहता हो कोई, तो वो आप उनसे बराह रास्त कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। ना सिर्फ इसी के हवाले से, अदरवाइज़ भी अगर कोई कराची हेड ऑफिस में लोगों के मामलात कोई पेंडिंग है तो एपवा फ़ीस बिल्ला सर्विसेज ऑफ़र करता है जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।